आप सुन रहे हैं विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। श्रोताओं नमस्कार। यूं तो उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम का सिलसिला बहुत पुराना है, लेकिन कौन है वो जो बांटेंगे अगले कुछ हफ्तों तक अपनी यादों के उजाले। 70 के दशक से शुरू होता है हिंदी सिनेमा का एक बड़ा ही खास दौर। बदलाव के इस दौर में फोकस में थी भारतीय युवा पीढ़ी, वो पीढ़ी जिसमें व्यवस्था के प्रति आक्रोश था, जिसमें बदलाव का जुनून था, जिसमें विद्रोह का मादा था। उस पीढ़ी का मिजाज सिनेमा में उतारा लेखकों की एक युवा जोड़ी सलीम जावेद ने। सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान आज से बांटेंगे अपनी यादों के उजाले। इनसे बातचीत की है यूनुस खान ने। तो सुनिए इस कार्यक्रम की पहली कड़ी। सलीम जावेद भारतीय फिल्म जगत की पहली और अकेली लेखकीय जोड़ी। वो जोड़ी जिसने अपनी फिल्मों की कामयाबी से इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया। सन 1973 जंजीर। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। सन 1975 दीवार। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। सन 1975 शोले। कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। सन 1978 डॉन। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सन 1978 त्रिशूल। अपने बाप दादा की दौलत मिली। मेरे पास अपने बाप दादा की दौलत की ना एक पाई है और ना ही मुझे चाहिए। मेरे पास अगर कुछ है तो अपनी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है। ऐसी फिल्मों की लंबी फहरिस्त है जो सलीम जावेद की जुबली जोड़ी का कमाल थी। सलीम जावेद की जोड़ी एक मोड़ पर आकर भले ही टूट गई हो, लेकिन उनके लेखन से जुड़े सैकड़ों सवाल हैं जो उनके चाहने वालों के जहन में कौंधते रहते हैं। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बिखेरेंगे अपनी यादों के उजाले। उजाले उनकी यादों के। सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम के लिए, और आप ही के घर में हम बैठे हुए हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट में। बातों की शुरुआत करके हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? नहीं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं भी सारे विविध भारती के सुनने वालों को बहुत बहुत मेरा सलाम पहुँचे, और मुझे आपने ये मौका दिया उनसे बात करने का, इसकी बहुत खुशी है मुझे, और जो भी आप पूछना चाहें मैं हाजिर हूँ। जी सलीम साहब, हफ्ते दर हफ्ते बस अब हम अपने सवाल लेकर आपसे मुखातिब होते रहेंगे, और मुझे लगता है कि जब बातों का सिलसिला उजाले उनकी यादों के प्रोग्राम में शुरू हो रहा है तो हम बिल्कुल शुरू से शुरू करें, आपकी जिंदगी की शुरुआत से। जी बिल्कुल। बताइए कि ये कारवां कहाँ से शुरू हुआ था? मेरा वैसे फिल्मों में कभी वैसे आने का कोई इरादा या कोई एम्बिशन थी नहीं जी। मैं इंदौर में पैदा हुआ, इंदौर पलासिया में पैदा हुआ। मेरे फादर वहाँ डीआईजी थे, और मेरी एजुकेशन, स्कूलिंग और कॉलेज मेरा इंदौर में हुआ। आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम इंदौर होलकर कॉलेज। फिर मैंने क्रिश्चियन कॉलेज ज्वाइन किया, एमए प्रीवियस, और उसी दौरान में इंदौर में एक शादी थी इनके, ताराचंद बड़जातिया के साहबजादे की शादी थी, कमल बाबू की। तो बहुत से फिल्म वाले आए थे, और उस ज़माने में एक ही होटल हुआ करता था वहाँ, लैंटन होटल, वहाँ सब ठहरे थे और वहाँ मेरा आना जाना था। तो एक अमरनाथ एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे, उन्होंने मुझे 2-3 मरतबा वहाँ देखा और मेरे बारे में कुछ मालूमात ली उन्होंने कि कौन है ये लड़का,
और फिर मुझे वो जो साहब से जिनसे पूछ रहे थे उन्होंने मुझे बुलाया, इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने मुझे फिल्म में आने की दावत दी। वैसे उससे पहले मुझे रमेश सहगल साहब ने भी कहा था और भी लोगों ने कहा था, मगर उस वक्त मेरा इरादा नहीं था। मैं बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में मुझे काम मिला एक फ़िल्म के अंदर, बारात के अंदर, और वो चली थोड़ी बहुत फिल्म और ऐसी फिल्में मिलती गईं, मगर मेरा कुछ एक्टिंग में करियर ख़ास कुछ बना नहीं। और मुझे कहीं ना कहीं इस बात का भी एहसास था, इसलिए कि मुझ में एक सेल्फ असेसमेंट था जी, अपने आप का एग्जैक्टली एक करेक्ट एस्टिमेशन था। तो मुझे ऐसा लगा कि हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि किसी भी डिपार्टमेंट में जाए तो उसमें कम से कम टॉप तक तो जाए, वो जी जी, टॉप 3 में हो या टॉप 10 में हो। मुझे ऐसा लगा कि एक्टिंग में मेरे पास आर्ट ऑफ कंसेप्शन था। आई कुड कंसीव अ रोल। मैं एक रोल को समझ सकता था, मैं एक रोल के बारे में एक अच्छे एक्टर को बता भी सकता था कि एग्जैक्टली इसमें क्या करना है, मगर आर्ट ऑफ प्रोजेक्शन नहीं था। हम लोग डील करते हैं इमेजेस में, बिल्कुल, वी डोंट डील इन पीपल। तो इमेज क्या प्रोजेक्ट करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन साहब का मैं एग्जांपल देता हूँ कि अमिताभ बच्चन एक एवरेज आदमी की तरह हैं और कोई ऐसे बहुत ताकतवर आदमी नहीं है, मगर फिर भी दी अमाउंट ऑफ टफनेस ही प्रोजेक्ट्स ऑन द स्क्रीन इज़ अनबिलीवेबल। तो व्हाट यू प्रोजेक्ट ऑन द स्क्रीन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो मेरे पास आर्ट ऑफ प्रोजेक्शन नहीं था और मैंने खुद ने ये डिसाइड किया कि आई शुड गिव इट अप और आई शुड स्विच ओवर टू समथिंग एल्स। अब मेरे लिए एक ही रास्ता था कि यहाँ ऑलरेडी मैं 7 बरस वेस्ट कर चुका था, 23-24 की उम्र में आया था, तो सारी दूसरी चीज़ों के लिए, जॉब्स के लिए, इनके लिए मैं ओवर एज हो चुका था, आईपीएस के लिए, आईएएस के लिए। और ये 7 बरस का जो मेरा एक्सपीरियंस था फिल्म इंडस्ट्री में, इसको मैं इस्तेमाल करना चाहता था। पढ़ता बहुत था, अभी भी पढ़ता हूँ मैं जी, और उस ज़माने में फुर्सत बहुत थी तो बहुत ज़्यादा पढ़ता था, 20-20 घंटे पढ़ता था, 18-18 घंटे पढ़ता था, फिल्में देखता था। मुझे ऐसा लगा कि ये एक राइटिंग ऐसा डिपार्टमेंट है जो उस ज़माने में बहुत वीक भी था और लोग स्टोरी लिखते थे, लोग डायलॉग्स लिखते थे। डायलॉग क्या है? कन्वर्सेशन बिटवीन 2 कैरेक्टर्स। स्टोरी क्या है? कहीं से आप किसी पर्सनल इंसिडेंट से भी लेके आ सकते हैं, कोई कहानी आपने सुनी है वो भी है, कहीं नॉवल से भी लेके आ सकते हैं, किसी फिल्म से भी लेके आ सकते हैं, मगर उसका स्क्रीन प्ले जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मसलन जैसे दीवार की कहानी, एक बहुत सिंपल सी कहानी है कि एक भाई स्मगलर हो जाता है, दूसरा भाई इंस्पेक्टर हो जाता है, इन द लाइन ऑफ द ड्यूटी वो उसको मार देता है। मगर ये गंगा जमुना की भी यही कहानी थी, मदर इंडिया की भी करीब करीब यही कहानी थी। मगर दीवार के स्क्रीन प्ले में सिर्फ मदर इंडिया और दीवार के फोर्सेस लिए थे, एक भी सीन नहीं लिया, और आज भी वो हिंदुस्तान का बेस्ट स्क्रीन प्लेस में उसकी गिनती होती है दीवार की। इस मंदिर में रोज हमारी माँ आती थी और यहीं से हम दोनों भाई अपने अपने रास्ते चले जाते थे, लेकिन आगे जाके ये रास्ते इतने अलग हो जाएंगे मैं नहीं जानता था। मुझे कहीं ना कहीं एक वो आर्ट ऑफ राइटिंग स्क्रीन प्ले का अंदाज़ा था और मालूमात थी, या मैं ये कहने में मुझे ऐसा, आई एम नॉट ब्रैगिंग, आई एम स्टेटिंग अ फैक्ट, कि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में उससे पहले कोई स्क्रीन प्ले लिखता ही नहीं था। दिस आर्ट ऑफ स्क्रीन प्ले राइटिंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड प्रॉबेबली, फॉर्चुनेटली फॉर मी एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर अदर्स, कि थोड़ा बहुत मुझे ही आता था। जी जी, तो जब मैं राइटिंग डिपार्टमेंट में आया, अच्छा इससे पहले मेरी एम्बिशन थी कॉलेज में कि मैं क्रिकेटर बनूं, उसके बाद फिर क्रिकेट भी मैंने खुद नहीं छोड़ दिया। जब मुश्ताक अली साहब को क्रिकेट खेलते देखा तो ऐसा लगा कि यहाँ तक तो नहीं पहुँच सकता, मैं खुद ही एसेस करके छोड़ दिया। उसके बाद मैंने फ्लाइंग की, जी आई एम ए पायलट ऑल्सो, मैंने कोई 70-80 घंटे फ्लाइंग की। मेरे फादर को भी उनके ग्रैंडफादर ने पढ़ाया, उन्होंने भी बीए किया, और फिर बीए करने के बाद वो दिल्ली कॉलेज में गेम्स टीचर एज अ ज्वाइन किया उन्होंने। फिर वहाँ से वो सागर गए, वहाँ से उन्होंने पुलिस की ट्रेनिंग ली सागर में। अच्छा, सागर में जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, हाँ, पुलिस ट्रेनिंग सागर से किया उन्होंने। अच्छा, और एज अ डीएसपी डीवाईएसपी उन्होंने सर्विस ज्वाइन की। क्या बात। उसके बाद फिर उनकी पोस्टिंग इंदौर में हुई और पलासिया में हुई, वहीं मैं पैदा हुआ पलासिया में। जिस जगह आप पैदा हुए उस जगह पर दोबारा कभी जाना हुआ है आपका? अभी लास्ट ईयर में गया था और वो क्वार्टर में भी गया था। अभी वहाँ जो मौजूदा जो हैं ऑफिसर वो रहते हैं, वो उनको मैंने बताया कि 24 नवंबर 1935 में मैं इस कमरे में पैदा हुआ था सुबह 8:30 बजे। तो बहुत खुश हुए, बहुत थ्रिल्ड हुए वो, और मैंने भी देखा वो कमरा बहुत सालों बाद। सलीम साहब, कैसा एहसास होता है कि जिस जगह पर आप पैदा हुए हैं बरसों बाद आपको वहाँ लौटना नसीब हो रहा है? पहले तो मैं अक्सर आता जाता था जी, मगर अब जिस तरीके से इंदौर चेंज हुआ है, अफसोस होता है।
2 या 3 ऐसी जगहें थीं जहां अगर मुझे आंख बंद करके छोड़ दिया जाता तो मैं ये कह देता कि ये इंदौर है। एक यशवंत क्लब के सामने की एक सड़क है, यहाँ दोनों तरफ यूकलिप्टस के दरख्त हैं। वो एक सड़क बिल्कुल वैसी की वैसी है, वो दरख्त बढ़ गए हैं और मोटे मोटे हो गए उनके तने। एक दिल्ली कॉलेज का इलाका है बिल्कुल जो वैसा के वैसे ही है। एक ये तुकगंज रोड पे हुक्मचंद साहब का जो घंटाघर है वो वैसा के वैसे ही है। बाकी तो ना कुछ पलासिया समझ में आता है कि बिल्कुल बदल गया है, ना मनोरमागंज समझ में आता है बिल्कुल बदल गया है। तो ये यशवंत क्लब का एरिया, बिल्डिंगें आ गई हैं। और उस ज़माने में जब मैं वहाँ से निकला हूँ, 1958 में मैं निकला हूँ, तो वहाँ तो 3 माले की भी बिल्डिंग नहीं थी। अच्छा। ग्राउंड प्लस फर्स्ट, क्या बात। ज़्यादातर बिल्डिंगें ग्राउंड प्लस फर्स्ट थी और बंगले थे छोटे छोटे, सबके बड़े बड़े कंपाउंड थे, उनमें दरख्त थे और काफ़ी हरियाली बहुत थी। और घर के सामने से लेके वहाँ तक सड़क जाती थी जो खजराना कोठी कहलाती थी। मतलब दोनों तरफ के मैं दरख्त गिन सकता था जी। यानी बॉम्बे आने के बाद भी मैं बता सकता था कि यहाँ एक बड़ का दरख्त था, फिर यहाँ एक पीपल का दरख्त था, फिर यहाँ एक नीम का दरख्त था, फिर यहाँ एक जामुन का दरख्त था। अब तो कुछ है ही नहीं, दरख्त है ही नहीं वहाँ। वाटर बॉडीज़ बहुत थी, मतलब छोटे छोटे नाले थे, तालाब थे, ये थे वो थे। अब तो सब भर दिया, सब रिक्लेम हो गया है, कहीं नहीं है। तो प्रोग्रेस डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है, बट एट व्हाट कॉस्ट। जी मतलब वो जो उसमें एक इंदौर की जो खूबसूरती थी वो अफसोस है कि बिल्कुल नहीं रही। मालवा का एक खास मिजाज रहा है, वहाँ के लोगों में प्यार मोहब्बत है, वहाँ के लोगों में अभी भी है। और ये एक अजीब बात है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बॉम्बे में तो हर शहर का आदमी है, हर जगह का आदमी है, हर प्रोविंस का आदमी है, मगर इंदौर का आदमी जब बाहर, इंदौर से बाहर 10 साल बाद, 15 साल बाद जब भी किसी से मिलता है इंदौर वाले से, तो वाकई ऐसा लगता है कि जैसे कि कुंभ के मेले में बिछड़े थे और अब मिले। जी जी जी। तो ये उसमें एक है। और मैं तो अभी भी अपने सारे दोस्तों से कांटेक्ट में हूँ, जितने भी बचे हैं। और बाकी तो बेचारे चले गए बहुत से, तो जो दोस्त थे जो साथ में खेले थे, या जो थोड़े सीनियर थे या थोड़े जूनियर थे, मगर जो भी बाकी हैं उनके सब में कांटेक्ट में हूँ मैं। और हफ्ते में एक आध मरतबा मैं फ़ोन करता हूँ या उनका फ़ोन आता है, या जब जाता हूँ तो उनसे मिलता हूँ, या वो लोग बॉम्बे आते हैं तो मुझसे मिलते हैं। एंड इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू टॉक अबाउट दी ओल्ड इंदौर, और उसकी बातें करते हैं। और जो गर्लफ्रेंड्स थी इंदौर में उस ज़माने में, जो भी जिनको जानते थे, जो भी स्कूल में थी लड़कियाँ, कॉलेज में थी, अब वो उनको देख के बड़ी मायूसी होती है, इसलिए कि जहन में उनकी वो शक्ल है, कोई व्हील चेयर पे है तो कोई लकड़ी लेके चल रही है। बट एनीवे हमारी ये बहुत खूबसूरत बात है कि हमारी अभी भी अच्छी दोस्ती है, पहले भी थी। और हमारे जो जिनके साथ मैंने काम भी किया है, महेश कौल साहब, वो मुझे बहुत चाहते थे और मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा है। एक मरतबा मैं उनके साथ बैठा हुआ था तो उनसे किसी ने पूछा कि अच्छे आदमी की पहचान क्या है। जी। उन्होंने कहा अच्छे आदमी की तो बहुत सी पहचानें हैं, मगर एक सिंपल और एक सादा पहचान बताता हूँ। अच्छा आदमी वो है जिसका दोस्त पुराना हो और जिसका नौकर पुराना हो। क्या बात है, वाह। अच्छा आदमी वो है जिसका दोस्त पुराना हो और जिसका नौकर पुराना हो। तो आज भी खुदा का शुक्र है कि मेरे यहाँ से, जब भी मेरे घर से भी इंदौर में भी, मैंने नहीं देखा कि कोई नौकर नौकरी छोड़ के गया हो। उसका जनाजा ही देखा मैंने बाहर जाते हुए, या उसकी खबर सुनी कि साहब वो नहीं रहा। यहाँ भी अभी मेरे पास जो एक नौकर था, यहाँ खाना बनाता था, शमशुद्दीन, वो बुढ़ा हो गया, अब उसका बेटा आ गया, करीब 40 साल से मेरे पास है वो। तो यहाँ भी जितने भी मेरे पास स्टाफ है, ये जो आप अभी प्रशांत जी, ये मेरे ख्याल 30 साल हो गए इनको। जी जी। मेरे साथ जो असिस्टेंट हैं, जो मेरा राइटिंग का काम करते हैं, उनको मेरे साथ 35 साल हो गए। इस बेसिस के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि मैं रीजनेबली अच्छा आदमी हूँ। तो एक अच्छा सा गाना सुनवा दीजिए अपनी तरफ से। गाना, ये जो मेरी पसंद की जो फिल्में हैं, ये उस ज़माने में रिलीज़ हुई हैं। ये फिर सुबह होगी, कीदार, आन। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बिखेर रहे हैं अपनी यादों के उजाले। उजाले उनकी यादों के। सलीम साहब, इंदौर की बात हो रही थी, आपने कहा कि जो आपकी दोस्त हुआ करती थी वो अब व्हील चेयर पे हो गई। मैं ये जानना चाहता था कि जो पहला इश्क है वो इंदौर में ही हुआ था? पहला इश्क, जो पहला इश्क होता है वो, उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो यू आर फैसिनेटेड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन, और उमूमन वो अपनी उम्र से कहीं 7-8 साल ज़्यादा बड़ी लड़की से होता है। बिकॉज आदमी कहीं ना कहीं एक औरत में बहुत सी चीज़ें ढूंढता है, माँ भी ढूंढता है, बहन भी ढूंढता है, दोस्त भी ढूंढता है, कंपेनियन भी ढूंढता है। तो वो वहाँ से वो सिलसिला शुरू होता है।
जी, वो लव अजीब सा होता है, वो एक फैसिनेशन होता है, यू लुक अप टू दैट पर्सन, उसको देखते हैं आप, उसको देख के खुशी होती है, और कहीं ना कहीं वो पूरा इमेजिनेशन में होता है, उसमें कोई फिजिकलिटी इमेजिनेशन में भी नहीं आती। वो हुआ, फिर उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू हुआ, एंड दैट्स अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल प्रोसेस, यू फॉल इन लव, यू फॉल आउट ऑफ लव। अच्छा, और एक बात आपको, शायद लोगों ने इस पर कोई रिसर्च नहीं की, मगर रिसर्च करना चाहिए इस पर। ये फिल्म लाइक देवदास, ये जो पसंद आई हैं लोगों को, और ये जिसमें नाकाम प्यार की कहानियाँ, जी हाँ, नाकाम प्यार की कहानी है, उसके पीछे एक बहुत कॉमन वजह है। क्या है? और किसी ने ये वजह पे आज तक कुछ रिसर्च नहीं की। एक लड़का है, कोई भी लड़का है, एक रीजनेबली अच्छा स्पोर्ट्समैन है, या अच्छा दिखने में, या कॉलेज में पॉपुलर है, उसकी कॉलेज में उसी किस्म की एक लड़की से लव हो जाता है, या वो लड़की भी उसमें इंटरेस्टेड हो जाती है। वो कॉलेज में आने की उम्र होती है उस वक्त 16 बरस 15 बरस, जब कॉलेज में आते हैं, और वो प्रोसेस जो कॉलेज का है वो चलता है 4 साल। बीए में आप आए तो आपकी 21 बरस की उम्र होगी या 22 बरस की उम्र होगी। वो लड़की की से आपका, जिससे आपका इश्क चल रहा है या जिससे आपका लव चल रहा है, वो जब 22 बरस की होती है तो उसके माँ बाप को फिक्र हो जाती है उसकी शादी की, और 22 बरस में तो आपकी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं होती है। तो अक्सर ये होता है कि लड़का करता क्या है, समझा, अरे क्या करेगा, वो यहाँ से कॉलेज से निकलेगा, फिर कोई रोजी रोटी की तलाश करेगा, या कुछ काम करेगा, या कोई ट्रेनिंग लेगा, उस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। उस वक्त उसको किसी सेटल्ड आदमी के साथ उसकी लड़की की शादी हो जाती है, या कोई आर्मी में लेफ्टिनेंट है, या कोई कैप्टन है, कर्नल है, या कोई को पायलट है, या कोई कलेक्टर है, या कोई प्रोफेसर है, ऐसी लड़की की। तो उस उम्र में 90% जो लव स्टोरीज हैं, दे आर डूम्ड लव स्टोरी। वो उसमें लड़के का रिजेक्शन होता ही होता है। तो वो उस उम्र में वो कहीं ना कहीं अपने आप को देवदास समझता है। आपने भी समझा होगा। मैं भी अपने आप को देवदास भी समझता था, और एक बहुत बड़ा अमेरिकन स्टार था वो, हु ऑल्सो फेल्ड इन लव, उसका नाम था जेम्स डीन। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा जेम्स डीन भी समझता था। मेरे पास मोटरसाइकिल भी थी। क्या बात है। और मैं चलाता था वहाँ इंदौर में। तो वो एक जो पीरियड है उसमें फेलियर का जो प्रपोर्शन है वो बहुत है। सलीम साहब, आप बड़े खूबसूरत और डैशिंग हुआ करते थे। आपकी पुरानी तस्वीरें मैंने देखी हुई। कह हुआ करते थे, काफी मुझे मायूस किया है, डिसअपॉइंट किया मुझे। मैं इंदौर में लड़कियां अभी भी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ये कि आए ठीक था, मतलब एक अच्छे जो पॉपुलर लड़के थे उनमें से मैं इंदौर में था। और मैंने कभी अपने आप को ये नहीं समझा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ या बहुत, ऐसा कभी नहीं। आई मीन आई ऑलवेज थॉट माई सेल्फ टू बी अबव एवरेज पर्सन, इवन इन माई करियर ऑल्सो। जैसे क्रिकेट के अंदर भी या फिल्म एक्टर जो बनने आया तब भी मैं सोचा कि ठीक है, एक आई ऑलवेज थॉट माई सेल्फ टू बी अ लिटिल एवरेज और अबव एवरेज। जब मैं राइटिंग में आया तो मैंने हर चीज़ खुद ने छोड़ दी थी। क्रिकेट खेलना मैंने खुद ने छोड़ दिया था, फ्लाइंग मैंने खुद ने छोड़ दी थी, एक्टिंग मैंने खुद नहीं छोड़ दी थी कि मैं टॉप पे नहीं जा सकूंगा। मगर मैं जब राइटिंग में आया, फिल्म राइटिंग में आया, तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था और इस बात का यकीन था कि अगर मैं 2% जानता हूँ स्क्रीन पे राइटिंग के बारे में, तो दी नेक्स्ट बेस्ट जो है वो 1% भी नहीं जानता है। क्या बात। और उसने मुझे यहाँ सस्टेन किया, उसकी वजह से मैं यहाँ टिक गया। और बाकी एवरीथिंग इज नाउ सबके सामने है। और मुझे उन्होंने फिल्में लिखी, जैसे कि मेरी पहली फिल्म थी दो भाई, वो 1965 में रिलीज़ हुई। दूसरी फिल्म मैंने लिखी जंजीर, उसके बाद सीता और गीता, हाथी मेरे साथी, अंदाज, यादों की बारात, हाथ की सफाई, मजबूर, दीवार, शोले। मतलब ये फिल्म लाइन से हिट हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो खैर अल्लाह ने उस डिपार्टमेंट में नवाजा, उसका लाख लाख शुक्र है। एंड फिर बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया यहाँ आने से जी। फिल्म इंडस्ट्री में। अगर मैं इंदौर में होता तो कहाँ हिम्मत पड़ती बच्चों की यहाँ आने में या स्ट्रगल करने में। सभी जानते थे बच्चों को कि ये सलीम खान के बच्चे हैं, तो बुला लेते थे, टेस्ट के लिए बुला लेते थे, काम करने के लिए बुला लेते थे। तो अब मुझे सब में बड़ी इस बात की खुशी है कि ऑल ऑफ माई चिल्ड्रन आर डूइंग समथिंग, दे आर वर्किंग, और ये बहुत बड़ा काम है। जी बिल्कुल। ये नहीं है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सब नंबर गेम्स तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। आज 2 फिल्में चलती हैं तो नंबर 1, 2 फिल्में फ्लॉप होती हैं तो कहीं कोई नंबर लगता नहीं है। बट एज लॉन्ग दे आर वर्किंग, अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, काम में प्रोग्रेस हो रही है उनकी, कुछ सीख रहे हैं, कुछ उनका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है एज अ ह्यूमन, इफ़ दे आर डेवलपिंग, ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बिखेर रहे हैं
अपनी यादों के उजाले। उजाले उनकी यादों के। सलीम साहब, आपने फ्लाइंग का जिक्र किया जी। हवाई जहाज उड़ाना एक तो आसान काम नहीं और दूसरा अमूमन घरों में लोग सोचते भी नहीं कि हवाई जहाज उड़ाना सीखना चाहिए। इंदौर जैसे शहर में ये कैसे मुमकिन हुआ कि आप फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करें? नहीं, इंदौर में जब फ्लाइंग क्लब शुरू हुआ तो फ्लाइंग की स्कॉलरशिप भी शुरू हुई जी। तो आई वॉज ऑलमोस्ट इन द फर्स्ट बैच हुआ सिलेक्टेड। 5 लड़का लड़की सिलेक्ट हुए थे। किस बेसिस पर? उसका इंटरव्यू होता था और उसमें वो काफ़ी सवाल पूछते थे और एक 3 वो होते थे वहाँ एग्जामिनर होते थे और उस बेसिस के उनका सिलेक्शन होता था। मतलब एक एप्टीट्यूड होता है फ्लाइंग का, जी फ्लाइंग का। अब मगर मेरा रीज़न फ्लाइंग का बहुत डिफरेंट था फ्लाइंग करने का, और मेरे ख्याल से मैं वाहिद आदमी हूँगा दुनिया में जिसने कि पायलट बना हूँ किसी डिफरेंट रीज़न से। कुछ लोग पायलट फ्लाइंग करते हैं इसलिए कि पायलट बन जाएं, कमर्शियल पायलट बन जाएं, एयरफोर्स में पायलट हो जाएं, एक प्रोफेशन की वजह से करते हैं। कुछ लोग करते हैं हॉबी फ्लाइंग, कि एडवेंचर है इसलिए कि फ्लाइंग है, या कभी पैसे आएंगे तो अपना प्लेन रखेंगे। मैं बहुत अनयूजुअल मेरा वो था रीज़न टू फ्लाई। मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। अच्छा। फियर ऑफ हाइट। तो आई वॉन्टेड टू गेट ओवर दैट फियर ऑफ फ्लाइट। मैं आज भी 4 माले से नीचे नहीं देख सकता और मुझे वो उसको अंग्रेज़ी में एक्रोफोबिया भी कहते हैं। तो वो मुझे था। शायद उसकी वजह ये थी कि बचपने में एक मरतबा दरख्त से मैं गिरा था और आम तोड़ रहे थे और मेरा हाथ टूट गया था। नहीं, हम लोग एक खेल हुआ करता था गुलाम डंडा। वो पता नहीं अब तो रहा है नहीं रहा है वो खेल। मेरे ख्याल से किसी ने उसका नाम भी नहीं सुना होगा। जी जी। वो दरख्त पे चढ़ के होता था, वो लकड़ी फेंकते थे, वो भागता हो जाता था जब तक आप दरख्त पे चढ़ जाएं, फिर वो कूद के वो लकड़ी चूम के फिर फेंकें। उस वक्त मेरा बचपने में दरख्त से गिरा था। या ये वजह हो सकती है या और कुछ डिफरेंट वजह हो सकती है। वो मुझे फियर ऑफ हाइट था तो मैं आई वॉन्टेड टू गेट ओवर इट। तो आई वॉन्टेड टू गेट ओवर ऑल माई फियर्स, जो भी मुझे बचपन में फियर्स थे। तो जैसे खाली मकान का अगर फियर होता था तो मैं खाली मकान में घुस के कोशिश करता था, जो खाली मकान पड़ा होता था। इंदौर में बहुत से ऐसे मकान थे उस ज़माने में जो 6 महीने खाली हैं या 2-2 साल खाली हैं या 6 साल खाली हैं, बंद पड़े हुए मकान हैं। तो उनका मुझे फियर था। तो मैं जाता हाँ दोपहर को सो जाता था, दिखता था कि आई मस्ट गेट ओवर दैट। क्या राइट। इसी तरीके से मुझे एक हाइट का फियर था। मैं कभी बचपने में वो जाइंट व्हील पे नहीं बैठ सका। वो हमेशा जब वो नीचे उतरता था तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग होती थी वो। तो आई डिड फ्लाइंग फॉर ए वेरी डिफरेंट रीज़न कि मुझे उससे आई हैड टू गेट आउट ऑफ दैट फियर। मगर आज भी मैं उससे नहीं निकला हूँ। अभी भी आई एम नॉट अ वेरी कंफर्टेबल फ्लायर। मैं जब फ्लाइंग करता हूँ तो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो वो मैं एक आध गोली खा लेता हूँ कंपोस्ट की या पढ़ता रहता हूँ। अच्छा, कौन कौन से जहाज आपने उड़ाए थे उस वक्त और कितना थ्रिल होता था? उस वक्त मेरी ट्रेनिंग हुई है उस वक्त टाइगर मॉथ पे, और एक और प्लेन हुआ करता था। अब तो ये सब ऑब्सोलीट हो गया, इनका किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। ये 1956 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। जी जी। 1956-57 और 58 में मैं बॉम्बे आ गया। तो एक प्लेन हुआ करता था एरॉन का, एक प्लेन, और एक प्लेन था L5। ये सब इंदौर में ही थे ये प्लेन। ये तो इन पे मैंने टाइगर मॉथ पे ज़्यादातर मैंने फ्लाइंग जो की है वो टाइगर मॉथ पे की है। ऊंचाई से डर लगता था लेकिन फ्लाइंग आप आसानी से बिना किसी नहीं, तकलीफ के? एज अ पायलट मुझे जब मैं खुद फ्लाई कर रहा होता था तो ये पता नहीं क्या बात है कि मुझे बिल्कुल वो फियर नहीं था। क्या बात है। और आज भी जब मैं गाड़ी चलाऊँ, अगर मैं खुद गाड़ी चला, मैं अभी भी गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइव करता हूँ, मगर जब ड्राइवर चलाता है कई मरतबा तो थोड़ा सा मैं उसमें रहता हूँ टेंशन में। जी। अब मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ तो आई एम वेरी रिलैक्स्ड। चलिए, तो बचपन के उसी दौर में से एक गाना निकालते हैं और हमारे सुनने वालों को सुनवाते हैं। बताइए कि यहाँ हम कौन सा गाना अपने सुनने वालों के लिए पेश करने? मुझे याद है कि हम लोग खंडवा मैच खेलने जा रहे थे। किशोर कुमार का शहर खंडवा। हाँ, खंडवा मैच खेलने जा रहे थे और वहाँ से इंदौर की से 1:30 बजे की ट्रेन थी जो खंडवा 7-8 बजे 6 बजे पहुँचती थी, और वहाँ खंडवा की क्रिकेट टीम से मैच था। तो वो टाइम पास करना था। तो इंदौर के रीगल टॉकीज़ में पिक्चर चल रही थी दीदार। तो हमने कहा वो सेकंड शो देखते हैं और वो ख़त्म होगा, और वहीं से स्टेशन पास था तो वहाँ जाके और ट्रेन पकड़ लेंगे। वो पहली पिक्चर थी जिसमें मैं रोया। उससे पहले भी मैं फिल्में देखी थी काफ़ी, मगर हम लोग वो देखते थे थोड़ी एक्शन पिक्चरें, नाडिया जानकावाज का, भगवान दादा की, इस किस्म की पिक्चरें देखते थे बचपन में। हमें ये सीरियस पिक्चरें और तालियां बजाई जा सकी। हाँ, जहाँ ये सीरियस पिक्चरें पसंद नहीं आती थी। दिस वॉज द फर्स्ट पिक्चर वेयर आई क्राइड इन द फिल्म। और मैंने फिर उस फिल्म को वापस आने के बाद भी देखा तो उसका एक गाना है, देख लिया मैंने किस्मत का तमाशा देख लिया, वो मुझे बहुत पसंद था। सलीम साहब, मैंने सुना है कि आप काफ़ी अच्छा गुनगुनाते हैं। नहीं, अब ज़रा
सांस वांस ने जवाब दिया एक ज़माने में, थोड़ा गाता था थोड़ा सा, फिर भी जी थोड़ा सा हमारे लिए गुनगुना दीजिए। अब ऐसा नहीं है, मगर अभी उसका एक मूड होता है गाने का। जी जी, फिर इंशाल्लाह कभी मूड आएगा तो ज़रूर सुनाएंगे आपको। ज़रूर, हम इंतज़ार करेंगे। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बिखेर रहे हैं अपनी यादों के उजाले। उजाले उनकी यादों के। सलीम साहब, अपने घर वालों के बारे में बताइए, कितने स्ट्रिक्ट थे आपके फादर, और अपनी मदर की किस तरह की यादें हैं? मेरी मदर की डेथ हुई जब मैं 9 बरस का था जी। मेरे फादर की डेथ हुई जब मैं मैट्रिक में अपियर हो रहा था। जनवरी में उनकी डेथ हुई, मिडल ऑफ जनवरी में, और मार्च में एग्ज़ाम थे। मैंने मैट्रिक पास किया उनकी डेथ के बाद, फादर की। जब मैं 4 बरस का था, जब मदर को टीबी हो गई, और टीबी का इलाज नहीं था उस ज़माने में, और टीबी पेशेंट को थोड़ा सा घर से अलग रखा जाता था। तो उनके लिए एक छोटा सा एक वो बनाया, कॉटेज सा बनाया, कंपाउंड बहुत बड़ा था उसमें, और उनको अलग रखा था मदर को। और वो 4 महीने गर्मियों में वहाँ जाती थी, भवाली नैनीताल, मदर। और मैं सब में छोटा था, 7 भाई बहनों में मैं सब में छोटा था। 4 साल की उम्र से मुझे मेरी मदर से मिलना अलाउड नहीं था। जैसे ही उनका पता लगा, डायग्नोज हुआ कि टीबी है, और इवन जो नर्स भी थी वो भी आती थी पट्टा बांध के मुंह पे, डॉक्टर जो था वो भी मुंह पे करके देखता था, और उनके बर्तन अलग थे, उनके सब वो घर से अलग थी। जो बड़े मेंबर्स थे वो जाते थे, बाकी बच्चों को, मुझे और जो मुझसे जो इमीडिएट बड़ा भाई है उसको अलाउड नहीं था। तो उनको इस बात की, मदर को भी बहुत तकलीफ़ रही होगी। मैं तो 9 बरस का था तो मुझे तो इतनी समझ नहीं थी। तो एक मरतबा वो वहाँ से आई नैनीताल से, और सर्दियाँ शुरू हो गई थी, तो उनको बाहर धूप में बिठाया गया था। तो वो धूप में बैठ के वो बच्चे खेल रहे थे, तो उसमें मैं भी खेल रहा था। मैं काला स्वेटर पहना हुआ था। तो उन्होंने पूछा, वो काला स्वेटर में जो बच्चा है वो किसका बच्चा है, कौन है वो? तो उसने, नौकरानी जो थी, मेट थी, उसने कहा कौन सा बच्चा? क्या नहीं, वो बच्चा जो है वो किसका बच्चा है, वो कौन है? कंपाउंड में थे ना लोग, किराएदार भी थे। तो उसने कहा वो तो आप ही का बच्चा है, वो डुल्लू, जो प्यार का नाम था। कहने इतना बड़ा हो गया। एंड एक डिस्टेंस तक मुझे बुलाया, और फिर मुझसे कहा गया कि बस बेटा, वहीं करीब बुलाया। एंड शी लुक्ड एट मी फॉर सम टाइम एंड शी ब्रोक डाउन। मुझे तो समझ में भी नहीं आई। इतना मुझे मालूम था ये मेरी मदर है, मगर ये भी मालूम था साथ साथ कि मुझे इनसे मिलना नहीं है जी। फिर उनको कुर्सी जो बाहर डाली थी उनको वापस अंदर ले गए, एंड शी ब्रोक डाउन एंड शी क्राइड। मुझे ये किस्सा फिर बाद में वो मेड ने मेरी परवरिश की उनके मरने के बाद, फिर मुझे बाद में ये किस्सा सुनाया। उस ज़माने में तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि हाँ नेचुरली कहानी की तरह लगी मुझे कि थोड़ी सी, मगर अब मैं कभी कभी जब ये याद करता हूँ और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। कभी कभी मेरी आंखें नम हो जाती हैं। अगर माँ को अपने बच्चे को गले लगाना अलाउड ना हो, करीब से देखना अलाउड ना हो, फिर उसके थोड़े दिन बाद ही उनकी डेथ के बाद मेरे ख्याल से 50s में से इलाज निकलना शुरू हो गया जी और लोग ठीक होने लगे। तो शी डाइड लिटिल अर्ली, शी डाइड व्हेन शी वाज 45 एंड आई वाज 9 इयर्स। वो एक मेरे जहन में एक ऐसी वो है, और मुझे याद है वो कि कहाँ मैं खड़ा था, कहाँ वो थी और कितना डिस्टेंस था, और वो हाउ शी लुक्ड एट मी, कैसे देखा मुझे और फिर उनको अंदर ले गए। फिर मैं, ये मुझे एक विजुअल याद है। ये तो एक प्रोसेस है जो कि हर एक को देखना है। फिर उसके बाद फादर की डेथ हुई व्हेन आई वाज अपियरिंग इट। मेरे बड़े भाई जो थे वो सब में बड़े भाई थे, वो हॉस्पिटल में थे, वो उनको भी प्लूरेसी हो गई थी, वो 3-4 साल हॉस्पिटल में रहे। दूसरे जो बड़े भाई थे वो काम पे थे, बहनों की तीनों की शादी हो चुकी थी, वो अपने अपने घर थी। तो बहुत बड़े मकान में तो मुझे नौकरों ने पाला, बहुत मोहब्बत से और बहुत प्यार से पाला। मतलब जो शायद मेरी मदर देती या जो मेरे फादर जो प्यार देते एग्जैक्टली मुझे वही मिला। बचपन की कुछ घटनाएं बहुत यादगार जो कि ऐसी बहुत तो हज़ारों हैं, जाती ऐसी तो हज़ारों हैं, मगर एक ऐसी छोटी सी मेरी याददाश्त है कि मैं रोड क्रॉस कर रहा था और मुझे दूध वाले से टक्कर हो गई। जो दूध के डिब्बे होते हैं साइकिल पे, जी जी, वो बड़े बड़े हैवी डिब्बे लेके चलते हैं, तो उसने जो मुझे ज़ोर से इम्पैक्ट से मारा था, मैं बेहोश हो गया। ओहो। तो वहीं पलासिया पुलिस स्टेशन था, वो आदमी को पकड़ लिया और वो फादर चूँकि उस ज़माने में पुलिस में ही थे और वो थाना उनके अंडर में था, तो उसको पकड़ के लिया है। मुझे पानी वानी डालना शुरू किया, मैं बेहोश था। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि उसको पकड़ा हुआ है। वो बहुत घबराया हुआ था, बहुत ही डरा हुआ था वो, और उसको वो पुलिस वाले मारने वाले थे कि ये तो नहीं ये किया जो भी कुछ। कहीं ना कहीं मुझे इस बात का एहसास था, तो मैंने इशू बना लिया कि इसको छोड़ो, गलती मेरी थी। तो उस ज़माने में इस छोटी सी उम्र में कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ फेयरनेस का, अब मैं आज तो मैं समझता हूँ कि आदमी सोच के बहुत अच्छे काम करता है कि ये
इफ़ेक्टिव है, ये काम जो है मैं करूँगा तो इसका ये अच्छा इफ़ेक्ट होगा, यही मुझे करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो उसने एक सेंसिबल इंटेलिजेंट आदमी बहुत से काम जो अच्छे करता है वो उसके इफ़ेक्ट्स के लिए करता है, या एक मेरा अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा इसलिए करता है, या मुझसे यही एक्सपेक्टेड है इसलिए करता है कि यही लोगों की तवक्को है मुझसे। मगर उस वक्त उस उम्र में तो मुझे इफ़ेक्ट क्या होता है, किस बात पे ताली पड़ेंगी, क्या बात अप्रिशिएट होगी, तो मालूम नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ने कुछ मुझे एक सेंस ऑफ फेयरनेस उसी से दी थी, आज भी है। एक घटना वो खिलौने वाली है जो आपने ठेले से खिलौना उठा लिया था और लौटाना पड़ा था। जी हाँ, वो मैंने अपने एक आर्टिकल में भी लिखा है। उसमें ये था कि वो जब एक गाड़ी वाला आता था, वो मुल्ला जी थे, उनको मामा जी बोलते थे, और उस सभी चीज़ें होती थी रोज़मर्रा की जो औरतें यूज़ करती हैं, लिपस्टिक और ये और ऊन और ये बुनने की चीज़ें और सब छोटे खिलौने विलौने भी होते थे। तो पर्टिकुलरली एक डे पे वो आता था मोहल्ले में, और फिर एक बंगले से दूसरे बंगले में, तीसरे बंगले में से जाता था। तो उसकी गाड़ी में से मैंने मोटरसाइकिल उठा ली, चाबी की छोटी सी जी। और जब वो दूसरे कंपाउंड में चला गया तो मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि मैंने उसमें से निकाल ली। तो मेरी मदर को पता लगा, तो मदर ने मुझे बुलाया और बहुत डांटा, और एक वो कांस्टेबल था जो ऑर्डरली था फादर का, तो उसको बुला के कहा कि इसको वहाँ ले जाओ। वो कंपाउंड में गए हैं मुल्ला जी, और ये जाके कहे वहाँ कि मुझे माफ़ करना, मैंने ये मोटरसाइकिल चोरी की थी। अब वो मुझे ले गया हाथ पकड़ के वहाँ, वो बच्चे सब घेर के खड़े थे उसको, मोहल्ले के सब बच्चे जो सब मुझे जानते थे, वो लोग भी मुझे जानते थे। उसने कहा, इंसिस्ट किया, बोलो मेम साहब ने क्या बोला है, बोलो। अब मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैंने चोरी की है, मुझे माफ़ करना। उस वक्त भी इतनी छोटी सी एज में, और इतने सारे लोग वहाँ, इतने सारे लोग खड़े थे, बच्चे भी खड़े थे। मैंने एक मिडवे रास्ता निकाला। मेरी उस ज़माने में भी जो सेंसिबिलिटी थी कि मामा जी माफ़ करना, मैंने आपकी गाड़ी में से उठा ली थी ये। जी। तो उन्होंने कहा नहीं, वो बोलो जो बी ने बोला, बी बोलते थे मेरी मदर को, बी ने बोला वो बोलो। फिर मैंने उसकी तरफ देखा और मतलब ऑलमोस्ट ये सोचा कि मैंने कह तो दिया है। नहीं, उसने कहा कि नहीं वो बोलो जो बी ने बोला है। तो मैंने कहा मामा जी माफ़ करना मुझे, मैंने आपकी गाड़ी में से ये चोरी की थी। और मुझे इतनी तकलीफ़ हुई और मैं वहाँ से भागा और बच्चे सब हंसे, और कई अरसे तक वो हंसी की आवाज़ मेरे कान में गूंजती रही। और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि मैं बॉम्बे आया और मैं अगर टेलीफोन करता था और अगर वो कॉइन फेंक दिया करता था कि मतलब रिजेक्ट हो जाता था, तो उस कॉइन को मैं दोबारा यूज़ नहीं करता था। तो उसको मैं समझता हूँ कि ये, और उस आर्टिकल में भी मैं लिखा था कि जिन लोगों ने ये मर्डर किया था, तो मैंने उस आर्टिकल में लिखा था कि आप अगर इनके घर जाएंगे तो इनके घर भी दूसरों की तरह नॉर्मल होंगे जिन लोगों ने। और ये कोई पार्टी का मसला नहीं है कि किस पार्टी ने किया है, किससे हुआ है, किस वजह से हुआ है। ये किसी ने भी किया है, जिन्होंने भी किया है, वो जिस पार्टी में होते यही करते, समझे, जिस किस्म के लोग हैं वो यही काम करते। तो मैंने उसमें लिखा था कि इनके घर जाएंगे तो आप देखेंगे नॉर्मल घर होगा, उसमें पर्दे भी होंगे, उसमें कुर्सियाँ भी होंगी, खिड़की भी होंगी, दरवाजे भी होंगी, मगर वो सबक देने वाली माँ नहीं मिलेगी जिससे जो कि आपकी बुनियाद रखती है। जी। और एक और इंसिडेंट है कि मेरे एक दोस्त है वहाँ इंदौर में, उनके पास मोटरसाइकिल थी, उस ज़माने में मेरे पास नहीं थी, तो वो उनकी गाड़ी पे मैं जाता था। तो हम एक होटल में गए, वहाँ रात को उन्होंने एक बल्ब निकाल लिया, होटल से एक बल्ब निकाल लिया, रुमाल निकाल के बल्ब निकाल लिया। मैंने कहा क्या कर रहे हो दादा? तो बड़े थे मुझसे उम्र में, क्या कर रहे हो? तो कहने यार वो मेरे बाथरूम में बल्ब नहीं, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, तो ये वहाँ लगाऊंगा। मैंने कहा रख दो आप बल्ब, वापस लगा दो। और ऐसे करते करते थोड़ा आर्ग्यूमेंट बढ़ गया, तो कहने का अच्छा नहीं लगाऊंगा तो क्या करोगे? तो मैंने कहा मैं किसी स्टाफ वाले को बुला लूँगा। मैंने कहा ठीक है, आप आई डिफाई यू। तो मैं बुलाया किसी को, इतने में उन्होंने जल्दी से बल्ब लगा दिया और वो मुझे वहाँ से छोड़ के चले गए मोटरसाइकिल पर। मुझे पैदल आना पड़ा। फिर मैं सोचता रहा, तब थोड़ा मेरा ग्रोइंग अप पीरियड था, मैं सोचा कि क्या मैंने थोड़ा सा ज़्यादती की एक छोटी सी बात के ऊपर। बल्ब अगर उठा लिया था तो मुझे क्या प्रॉब्लम था, ले जाते बल्ब उठा के। शायद मैंने कुछ ज़्यादा कुछ वर्च्यू बताने की कोशिश की अपनी, या क्या किया। एक अच्छी खासी इतने सालों की दोस्ती टूट गई, मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिलता। फिर एक दिन मुझे इंसिडेंट याद आया ये मोटरसाइकिल उठाने का, और फिर मुझे उस दिन उसका जवाब मिला कि मैंने क्यों किया था वो। तो ये फैक्ट है कि आज मैं अपनी बीवी से भी कई मरतबा मैंने कहा है कि फ़ोन आता है, मम्मी फ़लानी आंटी का फ़ोन है, बोल दो नहा रही हूँ, बोल दो मम्मी बाहर गई है। हम लोग बच्चों से दिन भर झूठ बोलवाते हैं कि ये कह दो, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सच बोलें। ये कैसे पॉसिबल है? छोटी छोटी बातों में हम झूठ बोलाते हैं। अब फ़ोन आता है, हाथ रख के सुनो फ़ोन, कहो कि मम्मी बाथरूम में है, आंटी मम्मी तो बाथरूम में है, समझे आप। ये जो है, ये प्रैक्टिस जो है, ये बिल्कुल बंद करना चाहिए। यू शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। वो दे शुड फील कि ना हमारी माँ ने बाप ने झूठ बोला है, कोई ऐसी बात जो हमें बाद में पता लगी, ना हमसे झूठ बोलवाया है। और मैं ये फर्मली बिलीव करता हूँ कि आदमी गैर ज़रूरी बात पर झूठ बोलता है, गैर ज़रूरी झूठ बोलता है।
दादर से आ रहा होगा तो कहेगा अंधेरी से आ रहा हूँ। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम दादर से आ रहे थे या अंधेरी से आ रहे थे, टाइम पे पहुँच गए बहुत है। गैर ज़रूरी बात पे झूठ बोलता है, कई बातों के अंदर अपनी तनख्वाह के बारे में झूठ बोलता है, अपने काम के बारे में झूठ बोलता है, कई मरतबा शो ऑफ के बारे में झूठ बोलता है। झूठ बोलने की आदमी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जी जी। झूठ बोलने की सिर्फ दो जगह ज़रूरत पड़ती है, एक अफेयर हो जाए तो बीवी से, और एक पैसे कमाने लग जाए तो इनकम टैक्स से। और ये दोनों जगह मैंने झूठ बोली है, इसके अलावा मैं झूठ नहीं बोलता। क्या बात है। तो यहाँ पर एक गाना सुन लिया जाए। एक ये मनोज कुमार साहब की बहुत फिल्म का गाना मुझे बहुत पसंद था और अभी भी पसंद है, ये एक प्यार का नगमा है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं फिल्म लेखकों की जानी मानी जोड़ी सलीम जावेद के सलीम खान। इनसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और जेटी महाजन। प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी।